और वहीं दूसरी तरफ क्रिश आशी को इस पहाड़ी के छोटे से जंगल में छोड़कर गुस्से से अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ आया, जहां ड्राइवर पहले ही अलर्ट पोजीशन में बैठा था। लेकिन क्रिश ने उसका कॉलर पकड़कर झटके से उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया और खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक झटके में तेज रफ्तार से गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने लगा। इस बीच उसकी आंखें गुस्से से लाल, चेहरा तमतमा रहा था, हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, जिससे वह बार-बार गुस्से में स्टीयरिंग पर मार रहा था और गुस्से से दांत पीसते हुए आशी की कही हुई बातों को याद कर रहा था। उसे यह बात हजम ही नहीं हो रही थी कि आशी ने आज तक उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला, उससे झूठ बोला और प्यार का नाटक किया। क्रिश के अंदर जो तड़प और गुस्सा था, वह लगभग किसी को भी जलाकर राख करने के लिए काफी था। सिर्फ वही जानता है वह किस तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आशी के साथ बिताए हुए हर एक खूबसूरत पल, हर एक खूबसूरत लम्हा, उसकी नादानियां, शरारत, उसकी वह प्यारी और मीठी बातें, बच्चों की तरह जिद करना, दिन में कम से कम 20 बार उसे आई लव यू कहना, उसकी वह खूबसूरत टिमटिमाती हुई आंखें जो क्रिश से हर नामुमकिन काम करवा लेती थी। यह वही खूबसूरत और मासूम आंखें थी जिनका क्रिश दीवाना हो गया था। वह मासूम छोटा सा चेहरा जिस पर वह हमेशा मुस्कान देखना चाहता था। आशी के लिए उसने आज तक क्या कुछ नहीं किया था। अपने परिवार तक को उसने सजा दी थी। भले ही वह जुबान से नहीं कहता था, पर वह उसकी मोहब्बत में इतना दीवाना हो गया था कि उसके बिना एक पल भी खुद को इमेजिन नहीं कर सकता था। इतना प्यार तो उसने कभी खुद से भी नहीं किया, जितना उसने आशीष से किया था। यह वही लड़की थी जिसके लिए उसने अपने भाई को सजा दी थी। यह जानने के बावजूद कि रॉकी उससे प्यार करता है, उसने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने भाई से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी। यह करना उसके लिए भी काफी मुश्किल था, क्योंकि क्रिश अपने भाइयों को बहुत प्यार करता था। लेकिन आशी के लिए उसने अपने निक से भी मुंह मोड़ लिया था। वह निक जिसे वह बचपन से अपना भाई कम और अपना बच्चा ज्यादा मानता था। निक के एक इशारे में क्रिश सारी दुनिया लाकर उसके कदमों में रख देता था और यही कारण था कि निक को आशी से जलन होने लगी और क्रिश ने उसके साथ भी इंसाफ किया। अपने भाई को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा दी। उसने उसके साथ रिश्ता तोड़कर वह मासूम लड़की जिसकी हर जिद उसने पूरी की थी, उसने अपनी जिंदगी मारकर उसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी। उसके दुश्मनों से बदला लेने की कसम खाई थी। उसे अपना बनाकर उसे सबसे ज्यादा प्यार करने की कसम खाई थी। वह लड़की जिसने उसे एक मॉन्स्टर से वापस इंसान बनाया था, जो ना कभी मुस्कुराता था, वह उसके साथ रहकर मुस्कुराने लगा था। उन आंखों में आंसू देखकर वह हमेशा झुक जाता था और आज इस लड़की ने उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था। क्रिश इस बात को बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा था। इन बातों को याद करते हुए वह गुस्से से बौखला रहा था। वहीं दूसरी तरफ राहुल और समर परेशानी से इधर-उधर चक्कर काट रहे थे। उन्होंने आशीष से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। राहुल ने क्रिश को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब क्रिश का भी फोन लग नहीं रहा था और अब समर और राहुल को बहुत डर लग रहा था। न जाने वह लड़की क्या कर जाए। इस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे और वहीं दूसरी तरफ आशी अब तक जंगल में लगभग बेहोश थी। थोड़ी ही देर में उसे हल्का-हल्का होश आने लगा। उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने कुछ चेहरे को देखा। इन चेहरों को देखते हुए उसकी आंखें धुंधली थी, विजन क्लियर नहीं था। उसने धीरे से अपने एक हाथ से अपनी आंखों को मला और
सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने कुछ लोग खड़े थे और एक चेहरा जिस पर तिरछी मुस्कान थी। हेलो क्यूटी, तुम, कहते हुए आशी अपनी आंखें फाड़े सामने खड़े इंसान को देख रही थी। देखते ही देखते सुबह के लगभग 5 बज चुके थे कि तभी क्रिश गुस्से से अपनी गाड़ी को विला के अंदर लेके आया और तेज कदमों के साथ हॉल से होते हुए सीढ़ी के रास्ते अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि तभी क्रिश को वहां देखकर हॉल में बैठे लगभग सभी लोग हैरान थे, क्योंकि वह तो आशी के साथ हनीमून पर गया था। अचानक यहाँ अकेले कैसे? राहुल और समर का माथा सनका कि तभी ऐना क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, क्रिश बेटा, तुम यहाँ अकेले इतनी जल्दी, और आशी कहाँ है? और ऐना की बात सुनकर क्रिश के चलते हुए कदम रुक गए। उसके हाथों की मुट्ठियां एक बार फिर कस गई थी, लेकिन वह फिर से बिना कुछ जवाब दिए तेज कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया कि तभी ऐना राहुल की तरफ देखते हुए बोली, कमाल है, क्रिश बिना कुछ बोले चला गया, सब ठीक तो है ना? और यह सुनकर सोफिया मुस्कुराते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि तभी राहुल अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, मैं देखता हूँ, समर बेटा तुम मेरे साथ चलो। जी बाबा, कहकर समर और राहुल क्रिश के कमरे की तरफ चले गए। वहीं क्रिश गुस्से से अपने कमरे में आकर आशी का लगभग हर सामान को इधर उधर फेंकते हुए चिल्ला रहा था, दहाड़ रहा था। उसके कानों में अब तक आशी की बातें गूंज रही थी। वह एक मर्द था, चाहकर भी रो नहीं सकता था, लेकिन आशी ने जो उसके साथ किया उससे उसका दिल सचमुच टूटकर चकनाचूर हो चुका था कि तभी क्रिश को इस तरह गुस्से से पागल देखकर दरवाजे पर खड़े राहुल और समर सिचुएशन का अंदाजा लगा चुके थे। वह दोनों हिम्मत करके कमरे में आए और कमरे का दरवाजा बंद किया। अब उन्होंने क्रिश को रोकते हुए ऊंची आवाज में कहा, क्रिश शांत हो जाओ, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? और आशी कहाँ है? बताओ हमें। और अचानक अपने डैड की इस बात को सुनकर क्रिश के हाथ, जो कि अब तक सामानों को पटक रहे थे, कमरे की हालत खराब कर रहा था, अचानक ही रुक गए और वह गुस्से से पलटकर अपनी नीली लाल आंखों से राहुल को घूरते हुए लगभग चिल्लाकर बोला, यह तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि वह कहाँ है। डैड, क्या कहूँ मैं आपको? सबसे पहले तो मैं यह सोचकर कंफ्यूज हूँ कि आखिर मेरे सामने खड़ा यह इंसान कौन है? आप सचमुच मेरे डैड हैं या फिर मेरे दुश्मन? क्यों, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। क्या मिला आप लोगों को मेरे जज्बातों से खेलकर? यह तुम कैसी बातें कर रहे हो क्रिश? मैं कुछ समझा नहीं। कहते हुए राहुल के चेहरे पर कुछ कंफ्यूजन एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर क्रिश अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए राहुल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ओह रियली, आप सचमुच कुछ नहीं समझे? राहुल दीवान, या एक बार फिर मुझे धोखा देने की कोई तैयारी कर रहे हैं? मैंने आज तक आपके जैसा इंसान नहीं देखा। आपको धोखा देने के लिए अपना ही बेटा मिला था? लाइक सीरियसली? और क्रिश की इस बात को सुनकर समर को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अचानक ही क्रिश पर चिल्लाते हुए कहा, क्रिश डेविडसन, जुबान संभाल कर बात करो। तुम भूल रहे हो तुम किसके सामने बात कर रहे हो? वह तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी डैड हैं, और मैं अपने डैड की इस तरह की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? तो तुम रोकोगे मुझे? तो जरा बताओ क्या करोगे तुम? मैं भी तो देखूं, और कितने चेहरे छुपा रखे हैं तुम लोगों ने। तुम्हें क्या लगता है अब तुम लोग मुझे धोखा दे सकते हो? नहीं, कभी नहीं। मुझे सब पता चल चुका है, सब कुछ। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा, इतने बड़े प्लान के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है? मेरे यह पूजनीय पिताजी या उनकी वह सो कॉल्ड पावरफुल प्रिंसेस? क्यों किया
क्यों किया इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, बताइए। आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैंने भरोसा किया था आप लोगों पर। एक माफिया होने के बावजूद मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए सॉफ्ट था, लेकिन आपने मेरी उस सॉफ्टनेस का यह फायदा उठाया। क्या सिर्फ पावर के लिए? क्या पावर इतनी इम्पोर्टेंट है? बताइए मुझे। अगर सिर्फ पावर ही चाहिए थी तो मुझसे कहा होता। क्रिस डेविडसन अपनों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। आप लोग एक बार मुझसे कहकर तो देखते, मैं आप लोगों के कदमों में अपनी जान रख देता। लेकिन धोखा क्यों दिया? आखिर क्यों? और मुझे धोखा दिया भी तो किसने? मेरे अपने बाप ने, मेरी अपनी बीवी ने, और एक ऐसे इंसान ने जिसे मैं अपना भाई कहने लगा था। बताओ, आप लोग आखिर कहाँ कमी रह गई थी मेरी कोशिशों में? क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा मेरे साथ? क्यों किया? कहते हुए क्रिश अचानक ही गुस्से से सोफे पर बैठ गया। इस वक्त उसकी आंखों में नमी आने लगी थी कि तभी उसकी बातों को सुनकर, उसके दर्द को देखकर राहुल को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। वह धीमे कदमों के साथ उसके पास गया और उसके हाथों को पकड़कर राहुल पंजों के बल क्रिश के सामने बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो क्रिश, मैं जानता हूँ मैंने जो किया बहुत गलत किया। मैं नहीं जानता आशी ने तुमसे क्या कहा, लेकिन एक बात याद रखो, हमारा तुम्हें धोखा देने का या तुम्हारे दिल के साथ खेलने का कोई भी इरादा नहीं था। हमने जो कुछ भी किया है यह हमारी मजबूरी थी। लेकिन आज जबकि हम जान चुके हैं कि तुम्हें सच्चाई का अंदाजा हो गया है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम पूरा सच नहीं जानते, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आशी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। और कैसे बताए? आखिर वह लड़की है भी तो अपने घमंडी बाप की बेटी। उसके अंदर अपनी माँ के गुण हैं तो बाप के भी हैं, और जो उसे किसी के सामने झुकना नहीं सिखाते। अगर उसे काबू कर सकता है तो सिर्फ प्यार। इसके बाद तो वह अपने आप की भी नहीं सुनती। बेटा, आज मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। और उसके बाद अगर तुम्हें यह लगता है कि हमने तुम्हें धोखा दिया है या जो किया था वह गलत था, तो मुझे सजा जरूर देना, क्योंकि शायद मैं तुम्हारी सजा का हकदार हूँ। लेकिन प्लीज मुझे एक बार यह बता दो कि आशी कहाँ है? तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? देखो बेटा, मैं मानता हूँ उसने तुमसे कुछ झूठ बोला होगा, लेकिन तुम इस बात को मत भूलना कि वह तुम्हारी वाइफ है, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारे मास्टर की बेटी है। उसे जान का खतरा है। वह यहाँ हमारी जिम्मेदारी है और उसे प्रोटेक्ट रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बताओ बेटा, कहाँ है आशी? और अपने डैड की बात सुनकर क्रिश, जो कि अब तक उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट लिए उनकी तरफ देखते हुए बोला, हा हा हा, तो आ ही गए दोबारा इस पॉइंट पर। थैंक गॉड, मुझे तो कुछ पल के लिए लगा था कि आपको शायद अपने किए का पछतावा हो रहा है या आपको मेरे दर्द से तकलीफ हो रही है, लेकिन आपने तो मेरी इस गलतफहमी को दोबारा दूर कर दिया और यह साबित कर दिया कि आपको मुझसे और मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ किया, उसके बावजूद आपको यह लगता है कि मैं उस धोखेबाज लड़की को प्रोटेक्ट करूंगा, तो आप गलत हैं राहुल दीवान। हाँ, वह लड़की मेरी वाइफ थी, लेकिन अब मेरी कुछ नहीं लगती। उस लड़की ने मुझे सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, बल्कि मेरे प्यार और मोहब्बत का फायदा उठाकर मुझसे विश्वासघात किया है, मेरे अरमानों के साथ खेली, और वह भी सिर्फ पावर के लिए, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही मैं आपको माफ करूंगा। आप लोगों ने जो किया है वह माफी के काबिल नहीं है। दिल तो करता है कि मैं अभी और इसी वक्त आपको फिर अपने शब्दों को रोक कर
पर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आप भले ही ये भूल गए हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि आप मेरे डैड हैं। लेकिन सच कहता हूँ, आप लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं आपको माफ कभी नहीं कर सकता। इसलिए मैं जा रहा हूँ आप लोगों से दूर, बहुत दूर, जहाँ मुझे फिर से कोई धोखा देने वाला ना हो। इतना कहकर कृष गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा कि तभी राहुल ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो कृष, हम लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, जो माफी के लायक तो नहीं है। लेकिन क्या तुम सचमुच यह नहीं जानना चाहते कि आशी के इस दोहरे चेहरे के पीछे क्या राज है? उसने ऐसा क्यों किया और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बाप अपने बेटे को धोखा देने के लिए तैयार हो गया? क्या तुम सचमुच सिर्फ गुनाह के एक पहलू को देखकर फैसला लेना चाहते हो, या फिर तुम दूसरी साइड भी जाना चाहते हो? अगर हाँ तो सुनो, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम ही फैसला करना कि हमारी सजा क्या होनी चाहिए। और सबसे बड़ी सजा सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बीवी के लिए भी तय करना। वह बीबी जिसने शायद तुमसे झूठी मोहब्बत की है, ऐसा तुम्हारी नजरों में है, लेकिन क्या यह झूठी मोहब्बत उसकी नजरों में भी थी? सुनो क्रिश, आज मैं बताता हूँ तुम्हें आशी की जिंदगी की वह सच्चाई जो दुनिया से छुपी हुई है, पर हम जानते हैं, और आज भी तुम भी जानोगे। आज से लगभग 13 साल पहले उस एक्सीडेंट के बाद, जब आशी ने अपना लगभग सब कुछ खो दिया था और उसकी जान को खतरा था, उसे बचाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तब तक जब तक शायद वह खुद को संभालने लायक ना हो जाती, और इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर हमेशा के लिए गुमनाम हो गया और वापस इंडिया जाकर समर के पापा की मदद से उनकी आइडेंटिटी जीने लगा। नवीन अवस्थी जी की जिंदगी, 5 साल की मासूम आसी, जिसे जिंदगी और मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसे मैं उसके ही दुश्मनों से बचाकर, दुनिया की नजरों से बचाकर बस किसी तरह पाल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीता और आशी 8 साल की हो गई। मैं उसे कहीं आने जाने नहीं देता था, हमेशा घर में कैद रखता था। वह बच्ची जो बाकी बच्चों की तरह अपनी आजाद जिंदगी चाहती थी, मैं उसे क्या बताता आखिर उसे यह कैद भरी जिंदगी क्यों जीनी पड़ रही है? क्योंकि वह इतनी छोटी थी कि मैं उसे उसके सवालों के जवाब दे ही नहीं सकता था। लेकिन समर वह बहुत समझदार था। उसने बहुत जल्दी खुद को उस एनवायरनमेंट में ढाल लिया। उस वक्त वह सिर्फ 14 साल का था और आशी से बड़े होने के नाते मैंने उसे जिम्मेदारी दी थी कि वह आशी का ध्यान रखेगा। आशी की स्कूल की पढ़ाई भी घर में ही होती थी। आशी हर दिन अपने माँ और पापा के बारे में पूछती थी, लेकिन मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता था। मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था। लेकिन एक दिन मैं किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। समर घर में आशी का ख्याल रख रहा था कि तभी न जाने दोनों बच्चों के दिल में क्या आया। वह दोनों घर से बाहर बाकी बच्चों के साथ खेलने लगे। दोपहर का वक्त था। आज पड़ोस के लगभग सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे कि तभी अचानक ही वहां से कुछ बच्चे गायब हो गए, जिसमें आशी और समर भी थे। सभी पेरेंट्स को जब इस बारे में पता चला तो सभी पुलिस के पास जाकर उनकी तलाश के लिए मदद मांग रहे थे, और अब मैं भी अपने बच्चों के लिए काफी घबराया हुआ था। हमें पता चला कि शहर में एक गिरोह घूम रहा है जो छोटे बच्चों को किडनैप कर उनके ऑर्गन्स इलीगल तरीके से सेल करते हैं। यह जानने के बाद तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था कि कहीं मेरे बच्चे भी उनके हाथ न लग गए जाएं। उन लोगों को हमने पूरे 3 दिन तक ढूंढा, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। लेकिन एक दिन अचानक ही पुलिस को कुछ खबर मिली और वहां पुलिस की रेड पड़ी
तो उस जगह से कई सारे बच्चे रेस्क्यू किए गए थे। खुशकिस्मती से मेरे दोनों बच्चे भी मुझे मिल गए थे, लेकिन आशी और समर दोनों की हालत अच्छी नहीं थी। बाकी बच्चों की तरह उन दोनों पर भी काफी टॉर्चर हुआ था। आशी और समर दोनों के हाथ काफी बुरी तरह से जले हुए थे। बच्चे भूखे और कमजोर हो चुके थे। वहां कई बच्चों की लाशें भी मिली थी। बच्चों की हालत देखकर लगभग हर माँ बाप रो रहे थे। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद बच्चों की काउंसलिंग हुई तो पता चला किडनैपर बच्चों को टॉर्चर करते थे, उन्हें आधी रोटी के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर करते थे, क्योंकि वह लोग इंसान नहीं बल्कि शैतान थे। इस घटना के बाद आशी और समर भी काफी डरे हुए थे और काफी पूछने के बाद हमें पता चला कि उन दोनों ने बाकी बच्चों पर हो रहे टॉर्चर को देखा था, जिसे देखने के बाद वह दोनों भी डरे हुए थे। गरम रेत की कढ़ाई में वह लोग आलू डाल देते थे और बच्चों को कहते थे कि वह अपने हाथों से उन आलू को गरम रेत से निकालें। ना करने पर उन्हें मारा जाता था। बच्चों की चीख पुकार उन हैवानों को अच्छी लगती थी। वहां और भी बहुत सी ऐसी बातें हुई थी जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकता। इस घटना के बाद मैंने फैसला लिया कि इस तरह डर डर के रहने से तो नहीं होगा। मुझे बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना होगा, क्योंकि यह तो उनके दुश्मनों की शुरुआत थी। दूसरों के भरोसे रहने से अच्छा है मैं बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करूं, और यही सोचकर मैंने उन्हें जूडो कराटे की ट्रेनिंग दिलवाई। यह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए था। अब आशी बड़ी होने लगी थी और उसके साथ साथ उसके सवाल भी बड़े होने लगे थे। उसे हमेशा अपने मम्मी पापा के बारे में सुनना था, उसके बारे में जानना था। तो एक दिन मैंने आशी को एक सेटल जवाब दिया कि अगर वह पूरा दिल लगाकर अपनी ट्रेनिंग में लगी तो मैं उसकी 13 बर्थडे पर उसके माँ बाप के बारे में उसे सब बता दूंगा। और यह जानने के बाद आशी ने मुझे दोबारा इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। वह और भी दिल लगाकर अपनी पढ़ाई के साथ जूडो की प्रैक्टिस करती थी और यूं ही आशी 13 साल की हो गई और फाइनली मैंने उसके बर्थडे पर उसे सब कुछ बता दिया। अपने दुश्मनों के बारे में जानने के बाद आशी गुस्से से उबलने लगी थी। आखिर थी तो वह अक्षत जिंदल की बेटी, उसे अपने दुश्मनों से बदला लेना था। तो मैंने उसे यह कहा कि वह सेल्फ डिपेंड बने जब तक वह खुद को संभालने लायक नहीं होती, या फिर कोई ऐसा जो उसे संभाल सके। लेकिन एक दिन न जाने कैसे हमारे घर पर एक पार्सल आया। पार्सल को देखकर मैं थोड़ा हैरान था, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं मंगाया था। लेकिन जब मैंने उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें एक लेटर था। मुझे एक जगह का इनविटेशन आया था आशी और समर के लिए। अगर मैं अपने बच्चों को गुमनाम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाना चाहता हूँ तो पहले तो मुझे यह कोई फ्रॉड लेटर लगा। मैं डरने लगा कि कहीं मेरे दुश्मनों को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन न जाने क्यों आशी इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को करना चाहती थी। उसने मुझसे जिद की और न चाहते हुए भी मैं अपने बच्चों को शिमला लेकर गया, जहां हमें इनवाइट किया गया था। वहां मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई जो मेरे बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे सकता था। लेकिन उसकी दो अजीबोगरीब शर्त थी, जिसमें से उसकी पहली शर्त थी कि हम में से कोई भी उसका चेहरा देखने की कोशिश नहीं करेगा, और दूसरी, वह जो भी ट्रेनिंग देगा उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसके लिए ना चाहते हुए भी हम लोग तैयार हो गए। हालांकि यह बात तो हमें काफी अटपटी लगी, लेकिन आशी जिसके अंदर हर हद एक गुजरते वक्त के साथ अपने दुश्मनों से बदला लेने की ख्वाहिश मजबूत होती जा रही थी, वह हर कठिन ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गई। अब दोनों ही बच्चों की ट्रेनिंग वहां शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक बात के लिए मैं भी हैरान था कि वह इंसान आशी के साथ ज्यादा ही
स्ट्रिक्ट था। वह उसे काफी मुश्किल ट्रेनिंग देता था, जिसे मेरी मासूम सी आशी बहुत अच्छे से करती थी। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और आशी बहुत अच्छी फाइटर बन चुकी थी। अब वक्त आ चुका था जब मेरी आशी पूरी तरह से रेडी थी अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए, लेकिन आखिरी वक्त पर गुरु दक्षिणा के रूप में उस इंसान ने आशीष से बहुत ही अजीबोगरीब ख्वाहिश रखी थी कि वह अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल तब तक नहीं करेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। यह बात हम लोगों के लिए काफी अजीबोगरीब थी। आशी अपने गुरु की बात सुनकर काफी हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने शिष्य धर्म को निभाते हुए उस इंसान से वादा किया था कि जब तक उसकी शादी नहीं होती वह अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन अब उसका अतीत उसके बचपन को पूरी तरह छीन चुका था। मेरी मासूम सी आशी हमेशा खोई खोई सी रहती थी। वह हर पल सिर्फ इसी चीज का इंतजार करती थी कि वह कब अपने दुश्मनों से अपना बदला लेगी। मैंने बड़ी मुश्किल से विवान खन्ना के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाई थी और आशी को उसका टारगेट समझाया था। मैंने आशी को जब पहली बार 13 साल की उम्र में उसकी फैमिली के बारे में बताया था, वह उस वक्त कसम खा चुकी थी कि वह अपने दुश्मनों को खत्म करेगी। मैंने उसे बताया था कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो कोई है जो उसका ख्याल रखेगा, जो उसका बदला लेने में उसकी मदद करेगा, उसे वह प्यार और सिक्योरिटी देगा जो शायद मैं उसे नहीं दे पाया था। हालांकि मैंने उसे तुम्हारे और अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और ना ही तुम्हारे नाम का जिक्र किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आशी अपने आप को गिल्टी फील करे। लेकिन तुम मेरी बात का यकीन मानो, आशी ने उस वक्त इस चीज के लिए मना कर दिया था क्योंकि वह अपना बदला खुद लेना चाहती थी। वह इसमें किसी की भी हेल्प नहीं लेना चाहती थी। तुम्हें इस बात पर यकीन हो या ना हो, लेकिन तुम पहली बार जिस आशी से मिले थे वह सचमुच एक मासूम आशी थी और जिंदगी में पहली बार आजाद हुई थी, इसलिए जिंदगी को खुलकर जीना चाहती थी। तुम जब उसे पहली बार मिले थे, यह मेरा और ऐना का प्लान था जिसमें समर भी हमारी हेल्प कर रहा था, लेकिन आशी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे तो यह भी मालूम नहीं था कि तुम मेरे बेटे हो। उसे दुनियादारी की कुछ भी खबर नहीं थी। वह पूरी तरह प्योर थी क्योंकि उसके पास इन सब चीजों के बारे में जानने का वक्त कभी था ही नहीं। भले ही उसे तुम्हारे सामने लाने का प्लान मेरा था, लेकिन वह तुम्हारे साथ जिस तरह भी बिहेव कर रही थी उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। मैं तो बस उसे तुम्हारे सामने लाना चाहता था क्योंकि मुझे पता था उसका चेहरा देखते ही तुम उसके बारे में पता करने की कोशिश करने लगोगे और आगे का काम खुद ही हो जाएगा। और भले ही वह अक्षत जिंदल की बेटी थी, पर उसकी मासूमियत बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। तुम उसे जब भी परेशान करने उसके पास जाते थे, तो सच मानो अगर उसने अपने गुरु को वह वादा ना किया होता तो शायद वह उस वक्त तुम पर अटैक कर देती। लेकिन फिर भी उसने खुद को रोका क्योंकि वह किसी का भी ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी। वह किसी तरह तुम्हें इग्नोर करना चाहती थी क्योंकि उसका कंसंट्रेट युवान खन्ना था, तुम नहीं। सबसे पहले उसकी प्लानिंग थी युवान खन्ना के दिल में अपने लिए जज्बात जगाना ताकि वह बड़ी आसानी से विवान खन्ना के सामने जा सके और उसे मार सके। लेकिन मैं जानता था यह काम इतना आसान नहीं है। आशी को वहां भेजने का मतलब था उसे मौत के मुंह में डालना। इसलिए मैंने अपनी प्लानिंग की उसकी जानकारी के बगैर। मैं तुम दोनों को एक दूसरे के सामने लेकर आया और उसके आगे का काम खुद तुम करते गए। उसने तुम्हारे जज्बातों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं किया क्रिश, बल्कि वह तो खुद तुमसे दूर रहना चाहती थी।
तुम थे जो उसके पास आते थे। वह तो अपनी टारगेट पर कंसंट्रेट कर रही थी। वह अच्छे से जानती थी युवान खन्ना को ऐसी लड़कियां पसंद है जो उसे आसानी से हाथ ना लगे, तो उसने भी वैसा ही किया। वह भी मासूम बनकर ही उसके सामने रहती थी और युवान खन्ना उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुआ और आशी की प्लानिंग के मुताबिक उसने उसे किडनैप भी किया, उसे टॉर्चर किया। सही मौका देखकर आशी उसे मार देना चाहती थी, लेकिन तभी तुम आए उसे बचाने और तुमने उसे प्रोटेक्ट किया, उसका ख्याल रखा। इस बात को तो वह खुद नहीं जानती थी कि उसे कब तुमसे सचमुच प्यार हो गया। जब उसने तुम्हारे दिल में अपने लिए चिंता देखी, फिक्र देखी, उसने तुमसे वह प्यार महसूस किया जो हमेशा वह चाहती थी। धीरे धीरे वह मैच्योर आशी, जिसमें नफरत की आग जल रही थी, तुम्हारे प्यार को पाने के बाद वह एक बार फिर तुम्हारे लिए बच्ची बन गई। सालों बाद मैंने अपनी आशी को सचमुच मुस्कुराते हुए देखा था और उसकी वजह थे तुम, क्रिश। तुम जब भी उसे खुद से दूर करते या उसे हर्ट करते, वह सचमुच हर्ट हो जाती है। वह तुम्हारे सामने जिद्दी बच्ची बनती थी और यह कोई नाटक नहीं था, बल्कि उसके अंदर का वह बचपन था जो वह सचमुच जीना चाहती थी, जो वक्त ने शायद उससे छीन लिया था। वह जानबूझकर तुम्हारे सामने मैच्योर नहीं बनती थी, क्योंकि कोई था जो उसके नखरे उठाता था, उसकी परवाह करता था। उसे तो मेरे आने के बाद पता चला कि तुम मेरे बेटे हो और उसका वही सुरक्षा कवच हो जो उसका ख्याल रखने वाला था, जिसके बारे में मैंने उसे बताया था। और यह जानने के बाद वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे बाद में एहसास होने लगा कि तुम उसे प्यार नहीं करते। उसका दिल सचमुच टूट गया था। मैं जानता था उसे सिर्फ तुम संभाल सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें उससे शादी करने के लिए कहा था। और आशी को भी यही लगने लगा था कि तुम उसे सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि तुम प्रॉमिस से बंधे हुए हो। लेकिन जब तुमने उससे शादी की, वह एक बार फिर जीने लगी। वह अब नफरत का रास्ता छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहती थी। वह तो यह भूल ही गई थी कि उसके यहाँ आने का कोई मकसद था। वह बस हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह जाना चाहती थी। लेकिन जब तुम 5 महीने के लिए अचानक ही गायब हो गए, उसे यह पता चला कि तुम्हारे गायब होने के पीछे विवान खन्ना का हाथ था। उसने तुम पर अटैक किया था। उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा और नफरत एक बार फिर बाहर आ गई और अब वह एक बार फिर विवान खन्ना को तबाह करने के लिए निकल पड़ी थी। अब तुम्हारे वापस आने के बाद वह इस बार अपने बदले को भूली नहीं, बल्कि वह छुपकर अपने दुश्मनों को तबाह करती थी। लेकिन उसकी हमेशा से एक जिद थी, वह सब कुछ खुद अकेले करना चाहती थी और इसीलिए उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। जिस दिन ऐना ने कहा कि वह मनहूस है, उसके साथ रहने वाला हर इंसान मर जाता है या तो दूर चला जाता है, उसने इस बात को सच मान लिया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें अपने दर्द में शामिल करने की, क्योंकि तुम तो उसके मुस्कुराने की वजह थे। क्रिश, उसने तुम्हें कभी झूठी मोहब्बत नहीं की और ना ही तुमसे कभी झूठ बोला। राहुल ने अपने हाथ में ली हुई एक डायरी जो समर के कमरे में लेटर के साथ उसे मिली थी, क्रिश की तरफ देते हुए कहा, यह डायरी जिसमें शायद उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिसका जिक्र उसने किसी से भी नहीं किया। शायद इस पर सबसे बड़ा हक तुम्हारा ही है। मुझे नहीं पता उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन अब मुझे यह मालूम है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। बताओ क्रिश, आशी कहाँ है? और राहुल की बात सुनकर क्रिश उस डायरी को अपने हाथों में लेता है कि तभी राहुल के सवाल को सुनकर उसके कान एक बार फिर खड़े हो गए। उसने अपनी नजर उठाकर राहुल की तरफ देखा
तो राहुल बड़े ही दुखी मन से बोला, देखो, अगर वह तुम्हें नहीं चाहिए, अगर तुम उससे सचमुच नाराज हो, तो मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि तुम उसे और मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज उसे किसी मुसीबत में मत छोड़ो। वह पागल लड़की अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह अपनी जान पर खेलने से भी पीछे नहीं हटेगी, लेकिन यह बात हम सब जानते हैं कि उसकी जान को खतरा है। क्रिश, अगर तुम उसकी रक्षा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज तुम मेरी बेटी को मुझे वापस लाकर दे दो। मैं उसे दोबारा दोबारा वापस लेकर चला जाऊंगा जहां से वह आई थी। मैं अपनी बच्ची को लेकर फिर उसी गुमनामी के अंधेरे में चला जाऊंगा। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता, कोई सफाई नहीं देना चाहता। मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिस बच्ची को बचपन से प्यार नहीं मिला, जिसे तुमने एक बार फिर जीना सिखाया, बचपना करना सिखाया, तुम मुझे मेरी वह बच्ची वापस कर दो। बताओ क्रिश, मेरी आशी कहाँ है बेटा? कहते हुए राहुल बहुत दुखी हो रहा था और उसकी बातों को सुनकर क्रिश पूरी तरह खामोश था। दोस्तों, आशी की जिंदगी ले आई है उसे किस मोड़ पर? क्या क्रिश करेगा राहुल की मदद आशी को ढूंढने में? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आशी ने सही किया या आशी ने किया है गलत? दोस्तों, अब कहानी आ चुकी है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा।